जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं संपत्ति के अधिकार के बारे में। दोस्तों हम लोगों ने लास्ट की क्लास में बात कर ली थी अनुच्छेद 30 तक और आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुच्छेद 31 के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भारतीय जो संविधान था उसके मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार रखे गए थे उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जिसमें आपका संपत्ति के अधिकार भी था। लेकिन फिर आगे कुछ प्रोसेस होता है, कुछ अमेंडमेंट वगैरह होते हैं, उसके बाद इसको मौलिक अधिकार से हटा करके संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग उसी क्रम में पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 31 के बारे में। हालांकि अब ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में है। सिलेबस में क्यों है? क्योंकि ये उसी श्रृंखला में ही है जहां पे हम लोग अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में देख रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 31 के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो लाइन लिखी है संपत्ति के अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 31 के बारे में क्या कहा गया है, संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि जो संपत्ति होती है वो भारतीय समाज की, जो भारतीय सभ्यता है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी धनवान है, इसका जो मेजरमेंट किया जाता है, इसका जो एक अंदाजा लगाया जाता है वो उसकी संपत्ति के हिसाब से लगाया जाता है। अगर हम लोग प्राचीन काल में भी देखें, अगर हम लोग मध्यकालीन भारत में भी देखें और आधुनिक भारत की भी बात करें, आजादी के पहले की भी बात करें या वर्तमान की भी बात करें, तो लोग यही देखते हैं कि हाँ उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जमीन है। यानी कि संपत्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है किसी भी इंसान को मेजर करने के लिए कि कितना वो धनवान है, कितना वो धनवान नहीं है, यानी कि कितना समृद्ध है। तो वही चीज थी दोस्तों कि जब भारत आजाद हो रहा था उसके पहले देखे जा रहे थे कि जमींदारी वर्ग काफी भारत में था और जो है शोषण होता था। जो आपके किसान होते थे उनकी जमीन वगैरह हड़प ली जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, तो काफी शोषण होता था। तो वो तबका जो काफी गरीब होता है, जिसके पास खाने के लिए भी प्रॉब्लम होती है, उसके पास संपत्ति ही उसका सारा एक तरीके से उसका बोल सकते हैं कि जो संपत्ति होती है वही उसकी जीवन अर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। उसके कठिन समय में जो सबसे ज्यादा योगदान करता है वो आपका संपत्ति ही करता है। लेकिन अगर संपत्ति ही चली जाए, संपत्ति ही उसकी जबरदस्ती के साथ अर्जित कर ली जाए आपकी किसी जमींदार वर्ग द्वारा या फिर किसी बाहुबली के द्वारा, तो वहां पे उस व्यक्ति के लिए तो समस्या बन ही जाएगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारे संविधानवेत्ता थे उन्होंने अनुच्छेद 31 के माध्यम से और अनुच्छेद 19 के 1 के 4 के माध्यम से जो मौलिक अधिकार के तहत संपत्ति के अधिकार को रखा, ताकि कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसके संपत्ति के अधिकार यानी कि उसके जो जमीन वगैरह है वो ना हड़पी जाए, उसके इस अधिकार का उल्लंघन ना हो। ये बात हुई। यानी कि अनुच्छेद 19 के 1 के 4 के तहत और अनुच्छेद 31 के तहत यहाँ पे जो भारत का मूल संविधान था वहां पे आपके संपत्ति के अधिकार को रखा गया। अब देखिए एक एक करके जानते हैं कि अनुच्छेद 19 के 1 के 4 में क्या था और 31 में क्या था। अगर हम लोग दोस्तों 19 के 1 के 4 की बात करें तो यहाँ पे कहा है कि कोई भी व्यक्ति है वो संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता है, यानी कि खरीद वगैरह सकता है, उसका नियंत्रण कर सकता है। ये उसके पास अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19 के 1 के 4 के तहत। और जो अनुच्छेद 31 है उसके तहत कहा गया है संरक्षित करने का अधिकार, यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो भारतीय है यानी कि नागरिक है, चाहे वो गैर नागरिक व्यक्ति है, अगर उसकी जो संपत्ति है उसके अधिग्रहण किया जाता है, जबरदस्ती छीनी जाती है, तो वहां पे उसको अपनी संपत्ति के संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 31 के माध्यम से। दिया गया था जो मूल संविधान था। फिर क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पे समस्या क्या आई कि यहाँ पे लोगों को तो अधिकार दे दिया गया, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार दे दिया गया है तो भैया फिर कोई भी व्यक्ति हो या सरकार हो, उसके पास राइट नहीं है कि वो मूल अधिकार का उल्लंघन करे। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सीधे व्यक्ति पहुंच जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। ये मैं आपको आगे बताऊंगा बस जस्ट 31 के बाद 32 में। तो यहाँ पे क्या किया गया कि सरकार को जरूरत पड़ रही थी जब भारत आजाद हुआ डेवलपमेंट करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, अपने जो हाईवे बनाने के लिए या फिर कोई फैक्ट्री लगाने के लिए या आपके रेल का निर्माण करने के लिए। तो वहां पे ये सब चीजें कहां से होकर के जाएंगी, तो खेतों से होकर के जाएंगी। जब खेतों से होकर के जाएंगे तो सरकार को चाहिए वो संपत्ति, यानी संपत्ति वो लेती थी, अधिग्रहण करना स्टार्ट की। और जैसे ही अधिग्रहण करना स्टार्ट किया तो लोगों ने कहा कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और वो सीधे पहुंचती थी अनुच्छेद 32 के माध्यम से, अनुच्छेद 226 के माध्यम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो यहां से एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है सरकार का सुप्रीम कोर्ट के मध्य में, कि सरकार कहती थी कि अगर हमें विकास करना है तो हमें संपत्ति चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके पास ये राइट नहीं है कि आप लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करें। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर एक समय के बाद क्या होता है कि यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं। संसद का अलग, जो आपकी सरकार है उसका कुछ अलग कहना है, और जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उसका अलग कहना होता है, और उसके तहत कई सारे फिर संविधान के संशोधन किए जाते हैं, इसलिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समाप्त भी किया जाए
और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि लोगों के अधिकारों का उल्लंघन भी ना हो और साथ में जो आपके सरकार है वो आपके विकास संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से चला भी सके। फिर इसके तहत हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आपका अमेंडमेंट होता है, पहला अमेंडमेंट, यानी कि जो आपका सबसे पहला जो आपका संविधान का संशोधन होता है 1951 में, वो आपका भूमि से संबंधित ही होता है। फिर चौथा अनुच्छेद का आपका चौथा जो आपका संविधान संशोधन होता है, पांचवा संविधान संशोधन होता है, आपका सातवां संविधान संशोधन होता है। ऐसे ही करके लगभग दोस्तों 5 से 6 संविधान संशोधन होते हैं 42वें संविधान संशोधन तक में। ठीक, ये आपके भूमि से संबंधित संविधान यानी संपत्ति से संबंधित आपके संविधान में संशोधन होते हैं। फिर क्या रास्ता निकलता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद ये डिसाइड होता है कि ऐसा करते हैं कि जो अनुच्छेद 31 है उसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, अनुच्छेद 31 का का, अनुच्छेद 31 का खा और अनुच्छेद 31 का गा। ये मैं आपके तब की बात बता रहा हूं जब इसको समाप्त नहीं किया गया था। एक तरीके से मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट था और किस वजह से ये संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया, आपके जो मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार में क्यों बनाया गया। फिर 31 का, 31 खा, 31 गा के माध्यम से ये डिसाइड हुआ कि हाँ इन क्षेत्रों में हम लोग यहाँ पे जो सरकार है वो यहाँ पे भूमि का अधिग्रहण कर सकती है विकास संबंधी कार्यों में, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि 31 के का में क्या है, 31 के खा में क्या है और 31 के गा में क्या है। फिर क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 31 को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन फिर आती है मोरारजी देसाई की सरकार 44 यानी कि 1978 के दौरान, जब आप लोगों को पता है कि इमरजेंसी का दौर होता है, इंदिरा गांधी की सरकार हटती है और मोरारजी देसाई की सरकार आती है। 1978 में दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार आती है वो 44वें संविधान संशोधन लाती है और उसके तहत यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो मौलिक अधिकार होता है संपत्ति का अधिकार, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत होता है, उसको समाप्त कर देती है और सीधे करते हैं क्या, अनुच्छेद 301 के तहत, यानी कि भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत जो आपका मूल अधिकार होता है अनुच्छेद 31, इसको सीधे वहां ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि ऐसा करो, जो दिक्कत हो रही है हमको यहां से, उसको यहां से हटाओ और सीधे ट्रांसफर करो अनुच्छेद 300A में। यानी कि जो सरकार को दिक्कत हो रही थी भूमि के अधिग्रहण करने में, वो उन्होंने प्रॉब्लम को खत्म किया और यहां से उसको वहां पे भेज दिया और ये कुछ प्रावधान रख दिए संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत, जो एक तरीके से लोगों का जो पावर थी संपत्ति का वो समाप्त कर दिया गया ताकि जो विकास संबंधी कार्य है वो आगे चल सके। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 300A में क्या क्या प्रावधान किए गए 44वें संविधान संशोधन के बाद। दोस्तों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, ये क्वेश्चन वन एग्जाम में हजारों मतलब ये तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, मतलब काफी बार पूछा गया है और काफी बार आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार से समाप्त करके कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 300A में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, उनको हम लोग एक एक करके क्रम से समझते हैं। यहां पे कहा गया है बिना संविधान संशोधन, यानी कि संविधान के संशोधन किए बिना अब जो प्रावधान हो गया, ठीक उसको समझिएगा, बिना संविधान संशोधन के जो साधारण कानून होगा उसके द्वारा नियमित कम और पुनर्निर्धारण कर सकता है। यानी कि जो संपत्ति होगी, सरकार के पास ये राइट आ गया, अब वो संविधान संशोधन नहीं करेगा जो वो कर रहा था, कहां पे, जब वो मूल अधिकार के अंतर्गत था। अब सीधे साधारण कानून आएगा। साधारण कानून यानी कि जितने उपस्थित होंगे संसद में उसके आधे से अधिक वोट देंगे और उसके माध्यम से जो संपत्ति होगी उसको कम करना, पुनर्निर्धारण करना, उसको नियमित करना, ये सरकार के पास एक पावर आ गई। यानी कि जनता की पावर कम, सरकार की पावर ज्यादा। फिर उसके बाद क्या किया गया, कार्यकारी क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा और विधायी कार्य के खिलाफ नहीं। यानी कि अगर कोई कार्यकारी क्रिया होती है, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की जमीन को हड़प लिया जाता है, इस तरह की कार्यकारी क्रिया होती है तो वहां पे तो संपत्ति का अधिकार होगा। लेकिन अगर विधायी क्रिया होती है, कोई कानून बनाया जाता है, उसके माध्यम से आपके पास संपत्ति की जो आपका अधिकार है उसके तोड़ने के लिए आप लोग शिकायत नहीं कर सकते कि भैया हमारी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। तो इस पॉइंट को समझिएगा कि कार्यकारी क्रिया के खिलाफ तो निजी संपत्ति के जो अधिग्रहण कर रहा होगा उसकी रक्षा का अधिकार होगा, लेकिन विधायी कार्य के खिलाफ आपके पास अधिकार नहीं होगा। यह अभी 301 के अंतर्गत, यानी 301 जो रखा गया है उसके अंतर्गत जो जो प्रावधान लिखे गए हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। फिर है कि अगर उल्लंघन होता है किसका, संपत्ति के अधिकार का, तो जहां पे पहले आप जब ये मूल अधिकार था तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते थे, अब आपके पास ये राइट नहीं है। अब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत, अब आप 226 के तहत कहां जाएंगे, हाई कोर्ट। याद रखिएगा, सीधे अब आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है अगर आपकी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है। फिर क्या प्रावधान किया गया कि राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर हर्जाने की गारंटी नहीं है। लो,
अगर राज्य सरकार संपत्ति का अर्जन करती है तो वो आपको हर्जाना नहीं देगी, कुछ मामलों को छोड़ करके, कि जहां पे पहले आपके पास ये राइट था, जब ये मूल अधिकार था कि अगर आप संपत्ति अर्जन करती है राज्य तो आप सीधे पहुंचते थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो अब ये अधिकार नहीं है कि आप वहां पे जाए और बोले कि हमको हर्जाना देगी, हमको मुआवजा दे दीजिए, कुछ मामलों को छोड़ करके। कुछ मामले क्या उनको देख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 31 के का के तहत। यानी कि अगर राज्य सरकार अनुच्छेद 30 के तहत, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया अनुच्छेद 30 क्या है, कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग के जो शैक्षणिक संस्थान है उसका अधिग्रहण करती है राज्य सरकार तो वहां पे मुआवजा देगी। और अनुच्छेद 31 के का, जिसको अभी हम लोग आगे देखेंगे, कि उसके तहत अगर किसी ऐसी भूमि को अधिग्रहण करती है सरकार जहां पे खेती वगैरह की जा रही है तो उस मामले में सरकार क्या देगी, हर्जाना। अदरवाइज कोई और अन्य चारा नहीं है कि आपको हर्जाना मिल जाए। तो ये दोस्तों सारी चीजें थी, मैंने आपको बैकग्राउंड बताई। मूल अधिकार जब था, मूल संविधान था जब आपका, तो वहां पे कौन कौन सा आर्टिकल में आपकी जो आपका संपत्ति का अधिकार है वहां पे रखा गया था, फिर कौन सा संविधान संशोधन होता है, कॉन्फ्लिक्ट का जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, सरकार होता है, उनके बीच क्या रीजन थे, फिर 300 का के अंतर्गत 301 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान रखे हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो 3 पार्ट किए गए, 31 का, 31 का, 31 का,